नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है। अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमी सीरीज चल रहा है, जिसका हमने 4 पार्ट अभी तक अपलोड कर रखा है इस चैनल पे, और 5वां पार्ट है एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी सीरीज। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इकोनॉमी पीवाई की सीरीज का। इसके बाद हम जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद साइंस एंड टेक को लाएंगे, फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटी का पूरा होलिस्टिक वे में मैम ने डिस्कस किया था। ये सारी लेक्चर्स को हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा। ठीक है, आज हम फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें उसमें से बताना। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंसरी इन इट्स इफेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा मोस्ट इन्फ्लुएंसरी है, मतलब कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा कंट्री में इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। आप बताओ क्या होगा। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अगर गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे को ली है, ठीक है, जब उसका रिपेमेंट कर रही है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जी हाँ, इससे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट इसमें पूछा मोस्ट इन्फ्लुएंसरी। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, मतलब पब्लिक से बोरो करके बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना। बजट डेफिसिट क्या होता है, जब आप ज्यादा एक्सपेंडिचर कर ले रहे हो एज कम्पेयर टू आपके आपके पास टैक्सेस के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास बस 100 रुपए आ रहे हैं, बट आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो 150 रुपए का। समझ रहे हो, तो उसे हम बजट डेफिसिट बोलते हैं। बोल रहे हैं कि पब्लिक से पैसे लेकर बोरो करके पब्लिक से बजट डेफिसिट को फिल करना। इन्फ्लेशन तो होगा इससे, बट मोस्ट नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, बैंक से बोरो करके बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना, ये भी तो इन्फ्लेशन ही होगा, बट मोस्ट नहीं होगा। अब देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए न्यू मनी को क्रिएट कर रहे हो आप। जब न्यू मनी को क्रिएट करोगे तो आपके पास लाइबिलिटी नहीं ना रहेगी कि आपको फिर से पे बैक करना है। समझ रहे हो, यहाँ पे है आप बोरो कर रहे हो ना, बोरो करोगे तो फिर पे बैक तो करोगे ही, फिर बोरो करोगे तो पे बैक करोगे ही। यहाँ पे आप क्रिएट कर दे रहे हो मनी को, आपको फिर से पे बैक करना ही नहीं है। अब जितना आपके ऊपर है कि आप क्रिएट करके बजट डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हो, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इन्फ्लेनेसरी, जब आप मनी को प्रिंट करोगे फिर उसके बाद बजट डेफिसिट को फिल करोगे। समझ रहे हो, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन को क्या देखना, मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लो, अदर कॉजेस लीड टू द इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन इन डिमांड, रिडक्शन इन सप्लाई, डिमांड सप्लाई गैप हो गया, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी हो गया, इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट हो गया, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो गया, राइज इन वेजेस अमंग अदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, आप देखो यहाँ पे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन जब आ रखा है, हाँ, उस टाइम पे इनमें से कौन सा स्टेप लिया जा सकता है। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, जब जीडीपी टू कंसेक्यूटिव ईयर्स में, टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर में गिर रहा है। ठीक है, जीडीपी टू कंसेक्यूटिव ईयर में जब फॉल करता है तो हम इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं, मतलब जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा। तो जीडीपी ग्रोथ ना होने की अ, वजह से गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसमें कि हमारा जो इकोनॉमिक रिसेशन है उससे डील किया जा सकता है, इसमें से बताना है। देखो, जब गवर्नमेंट पैसे को इन्फ्यूज करेगी इकोनॉमी में, हाँ, पैसे को इन्फ्यूज करेगी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तब कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक रिसेशन है हम उससे डील कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, कट इन टैक्स रेट accompanied बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, एक तरफ आप टैक्स रेट को कम कर रहे हो, हाँ, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे रहे हो। समझ रहे हो, एक तरफ टैक्स रेट को आप कम कर रहे हो, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे रहे हो, तो बराबर ही हो गया ना, पैसे कहाँ इन्फ्यूज हुए। समझ रहे हो, पहला गलत हुआ। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, जी हाँ, ये हमारा सही होगा। पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे जब एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा, हम इकोनॉमिक रिसेशन को डील कर पाएंगे। सी और डी दोनों देख लेते हैं। इंक्रीज इन टैक्स रेट accompanied बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये भी तो सेम ही हुआ। फिर से आप एक जगह इंक्रीज करो, दूसरी जगह रिड्यूस कर दे रहे हो, गलत है भी। ठीक है, रिडक्शन ऑन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, मतलब जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उस पे एक्सपेंडिचर ना करना, उसमें रिड्यूस कर देना, गलत हो जाएगा। जब रिसेशन हो रखा होता है उसमें आपको एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे, सो दैट थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिले, जिससे इससे निकला जा सके। ठीक है, देखो, a fall in gross domestic product for 2 or more consecutive quarters is often regarded as economic recession। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा
कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर जीडीपी फॉल कर रही है, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, ठीक है। Recession are brought on by high interest rate because they reduce liquidity and quantity of money available for investment, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से किस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हुआ, मतलब इसका मतलब है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप एक्सपेंड कर रहे हो, आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक तरह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ गई है जिसके वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, उससे हम देखते हैं। पहला पूछ रहा है, पहला बोल रहा है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज फॉलो किया जा रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है इकोनॉमी में। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हाँ, फिजिकल स्टिमुलस मतलब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे पैसे को खर्च किया जा रहा है, ठीक है। अगर फिजिकल स्टिमुलस सब्सिडीज वगैरह बहुत सारी दी जा रही है, तो अगर इसको भी बढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। दूसरा भी सही है। फिर उसके बाद आ रहा है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेजेस इन्फ्लेशन को ऐड करके दिया जाएगा। समझ रहे हो, जैसे सपोज दैट 100 रुपये आपको वेज मिल रहा है, इकोनॉमी में 5% इंटरेस्ट इन्फ्लेशन है, 5% इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो आपको 105 रुपये दिया जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, हायर परचेजिंग पावर। आपके पास बहुत पैसे हैं खरीदने के लिए। जब हायर परचेजिंग पावर रहेगा आपका, मतलब आपके पास पैसे सफिशियंट है किसी गुड्स को खरीदने के लिए, तो आप क्या करोगे, खर्च करोगे। ज़्यादा खर्च करोगे तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा क्या बोला, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, तब डिमांड ही नहीं बढ़ेगा, मतलब पीपुल डिमांड ही नहीं करेंगे गुड्स की। समझ रहे हो, तो पांचवा हमारा गलत होगा। तो हमारा पहला, दूसरा, चौथा सही होगा, ठीक है, पहला, दूसरा, ए विल बी द राइट आंसर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का हमने कॉन्सेप्ट इसको काफी डिटेल में समझा है अपने वीडियोज में, जो भी लेक्चर मैंने इकोनॉमी का लिया है उसमें, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो जाइए देखिए, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बता दिया है कि कैसे एक इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज करता है, ठीक है, बट जो सप्लाई होती है वह रिमेन कांस्टेंट होती है। सपोज दैट एक कोई गुड है, ठीक है, 50 गुड्स है, 50 लोग हैं, तो इसका प्राइस नॉर्मल रहेगा। अब 85 गुड्स सप्लाई हो रहा है बार बार, ठीक है, बट यहाँ पे 100 लोग आ जा रहे हैं, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा ना। इसकी अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। तो वही बता रहा है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, मनी को इन्फ्यूज किया जा रहा है मार्केट में। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर फ्रीली, गवर्नमेंट मतलब बिना रुके हुए मनी को सप्लाई कर रही है कंटिन्यूअस उसमें, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा आता है और मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। फिजिकल स्टिमुलस इंक्रीज मनी सप्लाई, जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे उसको किया जा रहा है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स हो गया, फिर उसके बाद सब्सिडीज वगैरह दिया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वर्ड मीन वेज आर लिंक टू इन्फ्लेशन विच मीन्स वेज मूव एज इन्फ्लेशन चेंज इन इकोनॉमी, ठीक है। वेजेस बेसिकली मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चेंज होता है। सपोज दैट मैंने बताया ना 5% का इन्फ्लेशन अगर है, तो अगर आपका वेज 100 रुपये है तो इसको बढ़ा के 105 रुपये कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइयर परचेजिंग पावर आपका रहेगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो पैसे कम होंगे, पैसे इकोनॉमी में कम होंगे तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अदर थिंग रिमेन अनचेंज्ड। अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड मतलब जो अदर थिंग है वह चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज इफ, जो मार्केट डिमांड है गुड्स का उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा इफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। टी एंड कॉफी को ले लो, ठीक है, अगर टी की प्राइस इंक्रीज कर रही है, हाँ, तो कॉफी ऑटोमेटिकली कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी।
टी की जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी है, अगर टी की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। जी हमारा फर्स्ट सही है। सेकंड क्या बोला, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो एक साथ दोनों कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, एक साथ दोनों जो कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे आप ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे टी एंड शुगर, टी एंड शुगर, ठीक है। देखो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ ही कंज्यूम होगा ना ये, समझ रहे हो, एक साथ जब कंज्यूम होगा तो अगर एक ही चीज हो रहा है कि ये इसके बिना हो ही नहीं सकता। अब शुगर फ्री आप चाय पियो तो फिर बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप शुगर इनटेक करते हो ना, तो अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो टी की डिमांड है वह घट जाएगी ना, समझ रहे हो। तो वही बोल रहा है, तो गुड्स में इंक्रीज नहीं देखेगी, गुड्स के डिमांड में इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। थर्ड बोल रहा है द गुड्स इज एन इंफीरियर क्वालिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। लेट से आप चावल कंज्यूम कर रहे हो 40 रुपए पर केजी वाला, ठीक है, और आपका क्या हो रहा है, आपका इनकम जब बढ़ेगा तो आप हमेशा 40 रुपए वाला नहीं ना कंज्यूम करोगे, आपका इनकम बढ़ेगा तो आप इससे भी स्टैंडर्ड वाले में शिफ्ट होगे। आप चाहोगे कि अच्छा खाऊं मैं, ये 40 वाला इंफीरियर गुड अगर है तो इसको आप बाई करना बंद कर दोगे, इससे हाई क्वालिटी वाला 70 रुपए के जी, 80 रुपए के जी, 90 रुपए के जी, 100 रुपए के जी, जितना भी आपका इनकम इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग आप बाई करोगे ना, तो कहाँ इंक्रीज करेगा गुड्स, इंफीरियर गुड्स का मतलब डिमांड कहाँ इंक्रीज करेगा इंफीरियर गुड्स का। अगर आपका इनकम इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो इंफीरियर गुड्स का डिमांड है वह डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी हमारा गलत होगा। इट्स प्राइस फॉल, ऑब्वियसली अगर प्राइस में डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो जो गुड्स का डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हो। जब प्राइस फॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड होता है गुड का उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है, तो जी हाँ ये भी हमारा सही है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैंने ऑलरेडी उसको बता रखा है क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें कंसीडर करना है और उसमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। बोल रहा है गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नर है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वे अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जी हाँ हमारा सही है। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। बोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, हाँ, जो कि एक तरह से गाइड करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि वह परमिशन दे सकता है आरबीआई को अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आई, मतलब किसी भी चीज में अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह डायरेक्शन दे सकता है आरबीआई को। फिर उसके बाद थर्ड क्या बोला है, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रा हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। जी हाँ ये हमारा सही है। ये गलत है हमारा दूसरा, ठीक है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं मेंशन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकता है आरबीआई को, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा दूसरा गलत हो गया, पहला तीसरा सही है, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे काफी लंबा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 आरबीआई एक्ट 1934 ए गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर आर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। According to Section 7 of RBI Act 1934, central government may from time to time give such direction to bank as it may, after consultation with governor of the bank, consider it necessary for public interest, ठीक है। ये कंस्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934 में उसमें मेंशन है, ठीक है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रा हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934 से, ठीक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है, हमें उसे कंसीडर करना है और बताना है उनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वह सुपरवाइज और रेगुलेटेड किए जाते हैं इसे लोकल बोर्ड से, जो कि सेटअप किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जी नहीं, यह आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज एंड रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, ना कि किसी लोकल बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। फिर सेकंड क्या बोला, दे कैन इशू इक्विटी शेयर
एंड प्रेफरेंस शेयर, देखो ये दोनों को हमने काफी डिटेल वे में अपने वीडियोस में देखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से उसी को एक्सप्लेन करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो आज का जाएगा, 3 साल का हम कवर करेंगे इसमें। तो वो बोल रहा है दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। जी हाँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हैं। जी, हमारा ये स्टेटमेंट सही है। दैट क्या बोल रहा है, दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू अमेंडमेंट इन 1966। मतलब क्या है, बेसिकली 1966 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसके तहत इन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लाया गया। जी हाँ, बी विल बी द राइट आंसर। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया था उसके तहत ऑल द पावर वर ट्रांसफर टू आरबीआई फ्रॉम रजिस्ट्रार्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जो रजिस्ट्रार्स थे बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वहां से पावर को किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड हमारा करेक्ट था, क्योंकि आरबीआई हैज issued guideline allowing cooperative banks to raise fund through the issuance of equity share, preference share and debt instrument। ठीक है। थर्ड हमारा करेक्ट था, जो लार्ज कोऑपरेटिव बैंक्स है with paid up capital and reserve of RS1 lakh were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इसमें से करेक्ट बताना है, स्टेटमेंट देता है इसमें से क्या रिफर करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये तब होता है जब कॉमर्शियल बैंक ना और कहीं से उनको पैसे नहीं मिलते, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आरबीआई बचता है, तब वो आरबीआई के पास जाता है, वहां से पैसे को उठाता है। इस वजह से हम सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। फर्स्ट, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल बॉडी when they fail to borrow from other source, गलत। providing liquidity to bank having a temporary crisis, जी हाँ, हमारा ऐसा ही है। लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराना बैंक्स को, वह अगर टेम्परेरी क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो। जब टेम्परेरी क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं तो अगर कोई बैंक उनको लोन देने से मना कर देता है, मतलब और भी जो फाइनेंशियल सेक्टर से उनको लोन देने से मना कर देता है, तो इस रिस्पेक्ट में वो कहीं ना कहीं बैंक के पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, वहां से पैसे को लेते हैं और अपनी जो लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म क्राइसिस वो फेस कर रहे हो उससे वो मैनेज करते हैं। तो इस वजह से हम जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसके इस फंक्शन को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बी करेक्ट है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक दैट आर फेसिंग टेम्परेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आर अनेबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। ठीक है, टेम्परेरी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है बेसिकली, और उसका जो ऑब्लिगेशन है उसको वह मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज वगैरह है उसको वह मीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वह आरबीआई के पास जाता है, पैसे को लेता है। ठीक है, इसको हमने इस सेम क्वेश्चन को प्रीवियस वाले वीडियोस में देखा था। बोला मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर में होता है कि कैसे बैंक्स जितने भी पैसे आ रहे हैं, जितने भी पैसे डिपॉजिट के थ्रू आ रहे हैं उसको वह लेंड कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है। समझ रहे हो, मतलब यही है कि यह देखो, यह बैंकिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम देखें तो मनी एक्सपेंड कर रहा है जैसे जैसे बैंक लोन दे रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बैंक लोन दे रहा है वैसे वैसे मनी एक्सपेंड कर रहा है, इसे मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, 1000 रुपए किए, तो अगर इस पे 10% बैंक अपने पास रख ले रहा है तो इसमें से 900 रुपये वह लेंड करेगा, इसे लेंड करेगा, और 900 जिसको लेंड किया है वह इधर उधर घुमा फिरा के फिर आया बैंक में और फिर से इसको 900 लेंड किया, 900 बैंक को फिर से लेंड किया है सेकेंड वाला पर्सन, तो इसमें फिर से वो बैंक 10% रखेगा, फिर उसके बाद 810 रुपये या फिर से लेंड कर देगा। तो इसी से कहीं ना कहीं जो बैंकिंग हैबिट इंक्रीज हो रही है पब्लिक की या पीपल की, तो उसे हमें मनी मल्टीप्लायर में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो सी विल विद द राइट आंसर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय बैंक फॉर ए गिवन फिक्स अमाउंट ऑफ बेस मनी और रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो इससे बताओ कैसे मनी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करा के। ठीक है, यहाँ पे देखो इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन विल इंक्रीज द लेंडिंग। जैसे जैसे बैंकिंग हैबिट पॉपुलेशन की इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ब्लैक मनी क्रिएट हो रही है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्यों एक तरह से चिंताजनक है, उसे हमें बताना है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट, गलत है।
इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी है, गलत गलत। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन ज्वेलरीज एंड गोल्ड, गलत है। लार्ज डोनेशन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में ही हो रहा है ना। अगर रियल एस्टेट का आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर इन्वेस्टिंग लग्जरी हाउसिंग वगैरह में कर रहे हो, समझ रहे हो। लार्ज डोनेशन टू पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, मतलब आप लार्ज डोनेशन कर रहे हो ब्लैक मनी जनरेट करके पॉलिटिकल पार्टीज को, साथ ही साथ जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रीजनलिज्म में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर डी क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स इवेजन ऑफ कर रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रेवेन्यू एक्सचेकर में जाता है उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब रेवेन्यू प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है गवर्नमेंट के पास। जी हमारा डी विल बी द राइट आंसर। देखो, क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया कॉज द लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन विच इज मेन कॉज ऑफ वरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि एक मेन रीजन है चिंता चिंता का जो गवर्नमेंट को हो रहा है। ब्लैक मनी इज द मनी दैट कम्स फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी और अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज, ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज करके आपके पास पैसे आ रहे हैं, या फिर अनरिपोर्टेड जो टैक्स वगैरह आपको भरना चाहिए और सब रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप टैक्स का इवेजन कर रहे हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं ब्लैक मनी ही जनरेट हो रहा है। टेन क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से हमें करेक्ट बताना। इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली, क्या इफेक्ट होगा डिवैल्यूएशन की करेंसी, क्या इफेक्ट होगा अगर हम डिवैल्यूएट कर दे रहे हैं करेंसी को, तो मतलब अभी 70 रुपये है तो 80 रुपये कर दे रहे हैं डिवैल्यूएट करके, ठीक है। मतलब 70 रुपये किसके रिस्पेक्ट में, $1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। $1 के रिस्पेक्ट में अगर 70 रुपये करेंसी है तो उसको 80 कर दे रहे हैं, या फिर 90 बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट होगा, इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट, बोल रहे हैं जो कम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का फॉरेन मार्केट में, उसमें इम्प्रूव देखने को मिलेगा, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ सही है। अभी तक जो $1 खर्च करके, हाँ, $1 मतलब अगर 60-70 रुपये था सपोज दैट, तो फॉरेन कंट्रीज में जब गुड्स इंडिया से जाते थे तो $1 में वह कम गुड्स को खरीद पाते थे, क्योंकि $1 में उन्हें 70 रुपये बस मिलता था ना। अब 80 रुपये 90 रुपये होगा तो ये ज़्यादा गुड्स को खरीद पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, लोग हमारे गुड्स को ज़्यादा परचेज करेंगे अगर करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट तो सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। भाई आप डिवैल्यूएट कर रहे हो तो फॉरेन वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा, फॉरेन वैल्यू तो घटेगा ना, फॉरेन वैल्यू घटेगा, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा गलत है, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस कैसे बढ़ेगा, ये भी हमारा गलत है। ट्रेड बैलेंस होता क्या है, देखो ट्रेड बैलेंस मतलब आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही इंपोर्ट कर रहे हो। अगर ही आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो इंपोर्ट कम कर रहे हो तो इसका मतलब ट्रेड सरप्लस में हो आप। अगर वहीं आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो ट्रेड डेफिसिट में आ जाते हो आप। तो बोल रहे हैं कि अगर डिवैल्यूएट किया जा रहा है करेंसी का, करेंसी को, तो ये हमारा ट्रेड बैलेंस को बढ़ाएगा। देखो जो आपने ऑलरेडी लोन रखा हो तो उस पर आपको ज़्यादा पे करना होगा ना, समझ रहे हो। अगर आपके यहाँ डिवैल्यूएट करेंसी को किया जा रहा है तो आपको, लेट से आपने $10 का लोन लिया है, ठीक है, $10 का लोन लिया है। अभी तब जब लिया था तो करेंसी कितनी थी, 70 रुपये, हाँ, $1 के रिस्पेक्ट में 70 रुपये थी। तो अभी $10 का लोन लिया था मतलब 700 रुपये हुए, ठीक है। अभी 90 रुपये हो रखे हैं, तो आपको 900 रुपये पे करना होगा ना, मतलब 900 रुपये इसको पे करना होगा ना जो फॉरेन करेंसी से लोन है, तो ट्रेड बैलेंस कैसे होगा, समझ रहे हो। तो सी विल बी द रॉन्ग आंसर, सी गलत होगा हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा सही होगा। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट हमारा करेक्ट था, दूसरा इनकरेक्ट था। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी डिक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, वहाँ पे इंक्रीज दिया था ना, वह डिक्रीज कर देता है। और यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया है जो मैं बता दिया हूँ। स्टेटमेंट थर्ड हमारा इनकरेक्ट था, जो ट्रेड बैलेंस होता है इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको अकाउंट करता है, ठीक है। व्हेन फॉरेन लोन्स आर वैल्यूड इन नेटिव करेंसी डिवैल्यूएशन आल्सो रेज द डेट बर्डन ऑन दोज लोन, ठीक है। वही मैं बताया कि कैसे डेट बर्डन को इंक्रीज कर देता है, जो आपको 700 रुपये पे करना था तो 900 रुपये आप पे कर रहे हो, समझ रहे हो। डिवैल्यूएशन माइट नॉट देन अल्टीमेटली लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन ट्रेड बैलेंस, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड को अभी हम आगे देखेंगे काफ़ी डिटेल वे में, ठीक है। यहाँ पे बस इतना जानो जो फॉरेन करेंसीज में कन्वर्टिबल बॉन्ड है उसे हम एफडीआई मानेंगे, ठीक है।
सेकेंड क्या बोला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ये भी हमारा होगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जीडीआर क्या होता है? देखो जीडीआर फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप ऑफ ए फॉरेन कंपनी, ठीक है, जो कि ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंपनीज का। तो इसे हम एफडीआई में इंक्लूड करेंगे जी हाँ, ये भी हमारा रहेगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करता, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। एनआरआई डिपॉजिट को इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इसे एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल रेमिटांसेस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, पर्सनल एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल रेमिटांसेस, या फिर आप बोल सकते हो कि बैंक लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है रेदर देन इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से जो नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स होते हैं उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ई विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा करेक्ट है, फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट विल क्रिएट डेट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, हेंस नॉट पार्ट ऑफ एफडीआई, ठीक है, एफडीआई का पार्ट नहीं है क्योंकि ये एक डेट क्रिएट कर सकता है किस पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इंडियन गवर्नमेंट्स बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड है वो किस किस इसमें से फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमें वो बताना है, इसमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड को इशू किया, ठीक है, इसमें एक मेच्योरिटी के बाद जितना आपको रिटर्न मिल रहा है, लेट्स से बॉन्ड पे 5% है, तो ये 5% आपको मिलेगा। हम्म, इसे हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है बॉन्ड पे, ठीक है, बॉन्ड पे जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसे हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, मतलब अगर यूनाइटेड से जो फेडरल वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसके कुछ एक्शन से क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड यील्ड है उस पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। देखो अगर कोई भी एक्शन यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व के द्वारा लिया जाता है तो यह कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिमांड है बॉन्ड यील्ड का उसको डिक्रीज कर देगा, क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वह इन्फ्लुएंस्ड होगा। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इकोनॉमी में लिक्विडिटी है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है उस पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, जी हाँ, ये भी सही। हमारा इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जी हाँ, ये भी सही है। इन्फ्लेशन होगा और जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पे इन्फ्लुएंस करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है बेसिकली इकोनॉमी का वह डायरेक्टली रिलेटेड है इन्फ्लेशन से, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर कोई भी शॉर्ट टर्म चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इंटरेस्ट रेट में तो इससे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? रिटर्न होता है एंड इन्वेस्टर्स गेट ऑन द बॉन्ड on particular government security. It depends on the price of the bond which is impacted by its demand, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का जो प्राइस होता है उस पे डिपेंड करता है। फिर क्या बोला है? द एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कैन इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन इंडिया विथ दिस विल लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड thus impacting its yield, ठीक है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है वह इन्फ्लुएंस होगा और उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज कर जाएगा हमारा बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, ठीक है। एक्शन ऑफ आरबीआई डायरेक्टली इम्पैक्ट द बॉन्ड यील्ड बिकॉज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू लिक्विडिटी इन मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई थ्रू वेरियस टूल्स, ठीक है, बैंक रेट हो गया, फिर उसके बाद एमएसएफ हो गया, ये सब कहीं ना कहीं टूल को यूज करके लिक्विडिटी को आरबीआई के द्वारा मार्केट में रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड भी हमारा करेक्ट था, जो परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है, जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है इकोनॉमी में वो किससे रिलेटेड होता है? इन्फ्लेशन से। सो अगर एनी चेंज देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म रेट में तो इट विल इम्पैक्ट द डिमांड एंड प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग द यील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है उसमें से कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है जी हाँ, ये आरबीआई के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, डीमेट अकाउंट के थ्रू वह इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया डेट बॉन्ड में। ठीक है, स्पेशली जो प्राइमरी मार्केट होते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद बोल रहा है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग? यह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जी हाँ, ये भी हमारा सही है, दोनों सही है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बोल रहा है जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है उसे जॉइंटली आरबीआई और जो बैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है, उसके द्वारा प्रमोट किया जाता है। देखो बॉम्बे स्टॉक तो है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक है बट आरबीआई नहीं है, आरबीआई नहीं है। ठीक है, इसके जो लीडिंग बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इसके कहीं ना कहीं ज्वाइंटली प्रमोट किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस जो लीडिंग बैंक्स हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो सी हमारा गलत, थर्ड गलत होगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पहला हमारा करेक्ट था, दूसरा करेक्ट था, तीसरा इनकरेक्ट था क्योंकि सी डी एल एस वॉज प्रमोटेड बाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ज्वाइंटली विद द लीडिंग बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सब के थ्रू प्रमोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाटर क्रेडिट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। वाटर क्रेडिट क्या है? वाटर क्रेडिट एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच है जो कि इंसेंटिवाइज करता है efficient water use, restoration and sustainable management across the sector। ठीक है, क्या इंसेंटिवाइज करता है? efficient वाटर का यूज, ठीक है, रेस्टोरेशन, फिर उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो बोल रहा है टू पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। जी हाँ, हमारा फर्स्ट सही है। ये एक माइक्रो फाइनेंस टूल है जो कि किसमें वर्क करता है? वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर में। ठीक है, it is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and World Bank। ठीक है, बोल रहा है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है लोग जिसको लॉन्च किया गया था एजिस ऑफ किसके? वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्ल्ड बैंक है उसके एजिस में। क्या होगा? स्टेटमेंट हमारा सेकंड गलत होगा। एक्चुअल प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? water.org के द्वारा। ठीक है, इन दोनों का इसमें कोई रोल नहीं है, वाटर बैंक, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, थर्ड क्या बोला? इट एम टू अनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। बोल रहा है इसका एम यह है कि जो पुअर पीपल हैं उनको इजीली वाटर का एक्सेस मिल पाए, जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जाती है उसके बिना। ठीक है, एम टू अनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सी एस सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला थर्ड हमारा सही है। वाटर क्रेडिट इज अ पावरफुल सॉल्यूशन एंड द फर्स्ट टू पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर में। ठीक है, ये हेल्प करता है ब्रिंग स्मॉल लोन्स टू दोज हु नीड एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंसिंग export resources to make household water and toilet sanitary solution a reality। सेकेंड हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि जो वाटर क्रेडिट इनिशिएटिव है यह एक लोन प्रोग्राम है स्टार्टेड बाय water.org के द्वारा। ठीक है, water.org के द्वारा एक लोन प्रोग्राम है, बेसिकली उसको स्टार्ट किया गया था इसके लिए, टू एड्रेस द बैरियर ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर द सेफ वाटर एंड सॉल्यूशन सैनिटेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2021 के जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे थे हमने काफी होलिस्टिक वे में डिस्कस कर लिया। आप 2022 के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा और हमें स्टेटमेंट कंसीडर करना और बताना क्या इसमें से करेक्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बोल रहा है इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है इकोनॉमी में, उस टाइम पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
मतलब क्या है बेसिकली, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है इकोनॉमी में, उस टाइम पे ये बता रहा है कि आरबीआई बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कहाँ से, बैंक से, मार्केट से। बाई करेगा यानी पैसे देगा तो फिर इन्फ्लेशन और इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन अगर टू हाई है तो यहाँ पे सेल करेगा, ठीक है, आरबीआई सेल करेगा ना कि बाई करेगा, तो पहला हमारा गलत हो गया। पहला गलत हुआ तो इसमें करेक्ट बताना, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। देख लेते हैं इसको। इफ रूपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, रूपी काफी रैपिडली डिप्रिसिएट कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू घट रही है, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा डॉलर इन मार्केट। जी हाँ, अगर रूपी डिप्रिसिएट कर रही है तो आरबीआई डॉलर को मार्केट में सेल करेगा। जी हाँ, इससे क्या होगा, रूपी की डिप्रिसिएशन को रोका जा सकेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। फिर तीसरा क्या बोला, इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट रेट जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन में है वहां पे अगर फॉल कर रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर को बाई करेगा, ठीक। अगर वही इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो डॉलर को बाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके आरबीआई के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस अब देखो बी हमारा सही है। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट था, क्योंकि अगर टू हाई है इन्फ्लेशन तो आरबीआई क्या करेगा, लाइकली टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, मतलब इन्फ्लेशन टू हाई है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, उसके लिए क्या करना होगा, इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना होगा ना कि बाई करना होगा, ठीक है। सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि आरबीआई इंटरवेन इन करेंसी मार्केट टू सपोर्ट द रूपी बिकॉज इट if it becomes a weak domestic units then it can increase the country's import bill, ठीक है। अगर ये वीक हो गया तो कहीं ना कहीं कंट्री का इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे बढ़ जाएगा, ठीक है। इट कैन इंटरवेन डायरेक्टली इन करेंसी मार्केट बाय बाइंग एंड सेलिंग डॉलर्स, जो करेंसी मार्केट है उसको डायरेक्टली इंटरवेन कर सकता है, उसमें डायरेक्टली इंटरवेन कर सकता है, कैसे, अगर वह बाई कर रहा है और सेल कर रहा है डॉलर्स को, तब, ठीक है। If RBI is wish to prop up rupee value, it can sell dollars. डॉलर को सेल कर सकता है, बट it needs to bring down the rupee value, it can buy डॉलर। जब डॉलर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, डॉलर को सेल करेगा। और जब रूपी की वैल्यू को घटाना होगा तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आरबीआई विल बाई डॉलर, ठीक है। इस टाइम में थर्ड हमारा करेक्ट था, क्योंकि जब यूएस रेज करेगा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, दिस टेंड्स टू मेक इंडिया लेस अट्रैक्टिव फॉर द करेंसी ट्रेड। एज ए रिजल्ट इट पुल सम मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट आउट एंड फ्लो बैक टू यूएस, वेयर decreasing the value of Indian currency against dollar. Therefore, it interest rate in USA or European Union to fall, then it likely to induce RBI to buy dollars, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना हमें करेक्ट कौन सा है। बोल रहा है इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोल रहा है जो इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वह आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती नहीं जी, सेबी के द्वारा की जाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बोल रहा है कि आईसीआरए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है बेसिकली वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जी, ये सही हमारा। ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बोल रहा है जो ब्रिक वर्क रेटिंग है बेसिकली वह एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जी हाँ, ये भी सही हमारा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप देखो फर्स्ट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आईसीआरए है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेट ऑफ इन 1991। कब सेटअप किया गया था, 1991 में। एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, हाँ, और सिलेक्टेड बैंक एज वेल एज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा टू रेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। डेट जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको रेट करने के लिए किसको सेटअप किया गया था, आईसीआरए को, ठीक है। और हमारा थर्ड वाला करेक्ट है, इन इंडिया देयर आर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे पास मतलब इंडिया में लगभग 6 रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, जैसे CRISIL हो गया, ICRA हो गया, CARFE हो गया, ठीक है, SMERA हो गया, फिच इंडिया हो गया, ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसीज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है गवर्नर ऑफ आरबीआई इज ए चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, नहीं ये गलत है,
क्योंकि चेयरमैन सिलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है, ना कि आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। पहला हमारा गलत था। सेकंड, बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। जी हमने देखा है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या बोला है, बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। बोल रहा है जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डेवलपिंग एक स्ट्रेटजीज को डेवलप करना और साथ ही साथ जो कैपिटल रेजिंग प्लान्स होते हैं उसको भी, ठीक है। जी हाँ, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, बैंक बोर्ड ब्यूरो comprise the chairman, 3 ex officio members जैसे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज हो गया, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हो गया, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई and 5 expert member, 2 of which are from private sector. The chairman is selected by the central government and the RBI governor does not head it, ठीक है। जो चेयरमैन है उसको सिलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई गवर्नर उसको हेड नहीं करते। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अदर की पर्सनल इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। जो हेड होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और की पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं रिकमेंड किया जाता है आरबीआई बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। थर्ड बोल रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो डेवलप्स स्ट्रेटजी फॉर रेजिंग कैपिटल एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई कंबाइंड को कहीं ना कहीं यूज करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन क्या करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोल रहा है एक्सपेंडिचर किसके द्वारा मेड किया गया, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा, इसमें से स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि अगर जो वह कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यह कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट सही है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर while the equity financing is considered revenue expenditure। बोल रहा है जो डेट फाइनेंसिंग है वह पार्ट है किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो इक्विटी फाइनेंसिंग है कंसीडर किया जाता है एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, मतलब कि जो शेयर है बेसिकली कंपनी का उसको सेल किया जा रहा है, ठीक है। देखो ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, क्या है, नॉन डेट कैपिटल, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो बी हमारा गलत होगा। इक्विटी फाइनेंसिंग इज ए नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। When a company fund are used to acquire, upgrade, and maintain physical assets such as property, plants, building, technology, equipments is known as capital expenditure, ठीक है। किसे किसे, जब कंपनी इन्वेस्ट करती है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, और जो फिजिकल एसेट्स होता है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए, जैसे हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू सेल ऑफ शेयर्स। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या मतलब होता है, जब आपका जो इसमें से शेयर्स होता है, मतलब एक कंपनी का जो शेयर होता है उसको सेल करके आप क्या करते हो, फंड को रेज करते हो, फाइनेंस मतलब फंड को रेज करते हो, तो उससे हम इक्विटी शेयर बोलते हैं। और यह क्या है, एग्जांपल है नॉन डेट कैपिटल रिसीट का। ऑब्वियसली आप शेयर इसमें सेल कर दे रहे हो तो डेट कहाँ से आपके ऊपर आया, समझ रहे हो। डेट तब आता ना जब इसको पैसे को आप बोरो करते, पैसे को आप बोरो करते तब ना डेट आता। आप सेल ही करके फिर उसके बाद पैसे फंड को कलेक्ट कर रहे हो, तो इससे कहाँ डेट कैपिटल रिसीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना। A share of household finance saving, share of household financial saving goes towards the government borrowing। बोल रहा है जो शेयर्स होता है बेसिकली हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का, वह गवर्नमेंट बोरोइंग में जाता है। जी हाँ, फर्स्ट हमारा सही है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म द लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल रेट। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेट, जो डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं मतलब मोर देन 1 ईयर्स, आप 10 साल के लिए लो, 20 साल के लिए ले लो, 30 साल के लिए ले लो, तो हाँ मार्केट रिलेटेड रेट्स पे जो इशू किए जाते हैं इन ऑक्शन में, वह लार्जेस्ट कंपोनेंट को फॉर्म करता है जो इंटरनल डेट है। जी हाँ, ये भी हमारा सही है, सी विल बी द राइट आंसर। देखो
पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है यूज किया जाता है पार्ट ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग को बेसिकली, ठीक। सेकंड हमारा बोल रहा है करेक्ट है, क्योंकि ओवर 93% ऑफ द टोटल स्टेट डेट इज मेड ऑफ इंटरनल डेट। अगर हम देखें 97%, 90 मोर देन 93% जो टोटल डेट है बेसिकली वह इंटरनल डेट है, ठीक है। उसमें भी अगर हम देखें तो जो डेटेड सिक्योरिटीज है बेसिकली वह लार्जेस्ट कंपोनेंट है किसके, इंटरनल डेट के। उसके बाद आ रहा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आईएमएफ के द्वारा ये यूज किया जाता है, ठीक है। जब कंट्रीज बैलेंस और पेमेंट को फेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आईएमएफ के द्वारा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज को यूज। देखो ये ऑल द मेंबर कंट्रीज के लिए होता है, ये जो लो इनकम कंट्रीज होता है उसके लिए होता है, ठीक है। देखो आईएमएफ के द्वारा यूज किया जा रहा है ना रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंट है बेसिकली, किसको दिया जाता है, अवेलेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज फेसिंग द अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। जितने भी मेंबर कंट्रीज है उसमें से जो भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेस कर रहा है तो उसको दिया जाता है रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, ठीक है। बट अगर ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो इसे किससे दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है टू लो इनकम कंट्रीज फेसिंग द अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड, ठीक है। जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेस कर रही हैं उसको दिया जाता है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड्स टू कैपिटल फ्लाइट। अगर यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है तो उससे कैपिटल फ्लाइट होगा, मतलब आउटफ्लो होगा कैपिटल का उस कंट्रीज से, यूएस कंट्रीज से। जी हाँ, ये हमारा सही है। इसमें क्या होता है बेसिकली, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जिससे जो बोरोइंग है उसको रोका जाए और जो सेविंग्स है ना उसको इंक्रीज किया जाए। समझ रहे हो, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो बोरोवर्स जो होते हैं ना उनके लिए काफी लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, तो इसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट होने लग जाता है, मतलब बेसिकली कैपिटल फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली लोग बोरो नहीं करेंगे, दूसरी कंट्रीज में कहीं ना कहीं देखेंगे कि यहाँ पे लोन लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। समझ रहे हो, तो पहला हमारा सही है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स बाय एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अगर कैपिटल फ्लाइट होता है तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो, कैपिटल फ्लाइट कैन ड्राइव ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि हमें मनी सप्लाई डिक्रीज देखने को मिल रही है ना यहाँ पे। अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। कैपिटल फ्लाइट हो रहा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे राइज करेगा, जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है फर्म का वह बढ़ेगा, दैट हैव एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। थर्ड, devaluation of domestic currency can decrease the currency risk associated with the external commercial borrowing। देखो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर डिवेल्युएट किया जा रहा है डोमेस्टिक करेंसीज को तो इससे इंक्रीज करेगा रिस्क, करेंसी रिस्क जो कि एसोसिएटेड है किससे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। क्योंकि मतलब वही था ना कि $1 का अगर वो था 70 रुपए, ठीक है, तब आपने बोरो किया था, तो अभी अभी $1 का हो गया है कितना, 90 रुपए, तो आपको ज्यादा पे करना होगा ना, तो रिस्क कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया है ना, डिक्रीज कहाँ किया। समझ रहे हो, तो थर्ड हमारा गलत होगा, तो फर्स्ट सेकंड सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिसे डिजाइन किया गया होता है प्राइमरली किसके लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन से, ठीक है। जो इन्फ्लेशन बेसिकली कंट्री में प्रिवेल है, इन्फ्लेशन आ रहा है, उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पे नेगेटिवली ना पड़े, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है। क्या है, यह एक काइंड ऑफ डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसके लिए डिजाइन किया गया है, इन्वेस्टर्स को उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इन्फ्लेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट वह रेट होता है बेसिकली जब क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई बॉन्ड को इशू कर रही है तो उस पे जो एनुअल इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, ठीक है, जो एनुअल इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसे हम कूपन रेट बोलते हैं। तो बोल रहा है गवर्नमेंट कूपन रेट को घटा सकती है
ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को इशू कर रही है गवर्नमेंट तो वह कूपन रेट को घटा सकती है। तो अभी तक अगर लेट से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इशू किया, हाँ, तो जो 5% इंटरेस्ट रेट देता उसको वह 4% कर सकती है, 3% कर सकती है। जी हाँ, हमारा ऐसे ही है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। जो अनसर्टेनिटीज है बेसिकली इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, उससे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर्स को। जी हाँ, ये सही है हमारा। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। बोल रहा है जो इंटरेस्ट रिसीव किया गया है बेसिकली, जो मैं बताया ना कि यहाँ पे 5%, 4%, 3% जो भी है कूपन रेट पे, उस और उसके साथ साथ जो कैपिटल गेन हुआ है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। गलत है, उस पर टैक्स लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज अ डेट मार्केट सिक्योरिटी offered by government to protect the saving from inflation and offer a positive real rate of return। ठीक है, किससे सेव करता है, इन्फ्लेशन से, और एक पॉजिटिव रियल रेट को कहीं ना कहीं ऑफर करता है। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर लिंक टू डब्ल्यूपीआई सीपीआई। जो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली किससे लिंक्ड होता है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड रिटर्न दैट आर ऑलवेज इन एक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन। इतना रिटर्न प्रोवाइड कराता है जो कि हमेशा एक्सेस होता है इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम देखें तो इंश्योरिंग दैट प्राइस राइज डज नॉट इरोड द वैल्यू ऑफ सेविंग। ठीक है, और यह भी इंश्योर करता है कि जो प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है वह सेविंग को इरोड ना करे, उसको कहीं ना कहीं घटाए ना। ठीक है। थर्ड हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि एग्जिस्टिंग टैक्स प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एंड कैपिटल गेन ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। देयर विल बी नो स्पेशल टैक्स क्रिएटेड फॉर दीज बॉन्ड्स। ठीक, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है बेसिकली टैक्स लॉज वगैरह है हमारे कंट्रीज में, उसके अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट और कैपिटल गेन होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे, उसको टैक्स किया जाएगा, उस पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है। 11 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट अ रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा एक्टिविटी रियल सेक्टर में आता है। ठीक है, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, a commercial bank lending banks to trading company, a corporate banks body issuing rupee dominated bond overseas। देखो ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। किस में आते हैं, फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। ये हमारा रियल एस्टेट में, रियल सेक्टर में आएगा। ठीक, दिस फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही है, ये रियल सेक्टर में आते हैं। जो दूसरा ही तीसरा है ये फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे sector farming and textile mill ability to produce enough goods and service to satisfy global demand make it essential for economic long term viability। इसलिए रियल सेक्टर में आता है। ठीक है, थर्ड फोर इनकरेक्ट है क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब 12 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं, देखो, जब गवर्नमेंट को, हाँ, पैसे की नीड होती है, क्या करता है वह बॉन्ड को इशू करता है। बॉन्ड को इशू करेगा, एक पेपर होता है बेसिकली, उसमें लिखा होता है कि ये इतने टर्म के लिए, इतने टर्म के लिए। ठीक है, और मैं इस पे इतना परसेंट इंटरेस्ट लूंगा। तो जब बॉन्ड को इशू करता है तो जो पीपल्स होते हैं बेसिकली इस पे पैसे देते हैं। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करेगी और उसके एवज में पैसे को मार्केट से उठाती है। तो इस पे जो बॉन्ड्स होता है उस पे कुछ इंटरेस्ट देने होते हैं गवर्नमेंट को, 5%, 10%, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इससे कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो होती है ना पैसे को रेज करती है मार्केट से। ये गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, करती है। अब जो कॉर्पोरेट्स होते हैं बेसिकली कंपनीज वगैरह, उनको पैसे की अगर नीड होती है तो अगर वो डायरेक्टली बोरो नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, बॉन्ड को इशू करते हैं। ठीक है, बॉन्ड को इशू किया उन्होंने, उस पर बोला कि मैं 5% इंटरेस्ट दूंगा, इस बॉन्ड को इशू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे पैसे को अरेंज कर सकते हैं जो कंपनीज होती हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, जब यह बॉन्ड को इशू करती है ना, तो जो बेसिकली जो बायर है, जो बॉन्ड को खरीदता है, उसके पास एक चॉइस होता है कि यह कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी में। इक्विटी क्या मतलब, कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपके शेयर को ले लेंगे। ठीक है, आपके जो कंपनी में शेयर है बेसिकली उसका जितना भी परसेंट बॉन्ड होगा उतना हम ले लेंगे। समझ रहे हो, कि मतलब जैसे फ्यूचर में इसे फिर से पे बैक करना होगा ना अगर ये बॉन्ड को खरीदता है, तो जो बॉन्ड होल्डर है बेसिकली वो बोल रहा है कि मैं बॉन्ड को रिटर्न नहीं करूंगा, मैं आपके कंपनी में कुछ शेयर को लूंगा। ठीक है, तो उसे हम कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते हैं।
एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। जी हाँ, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, ये हमारा सही है फर्स्ट वाला। यहाँ एक ऑप्शन होता है बेसिकली बॉन्ड होल्डर के पास कि वह इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है उसको। द ऑप्शन टू कन्वर्ट द इक्विटी अफोर्ड द हाउस बॉन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो सी विल विद राइट आंसर। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? ए फिक्स्ड इनकम कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज होता है दैट यील्ड इंटरेस्ट पेमेंट बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक और इक्विटी शेयर, ठीक है, जो कि प्री डिटरमाइंड होता है। बेसिकली इंटरेस्ट तो मिलता है बट इसे कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड जनरली ऑफर ए लोअर कूपन रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सचेंज फॉर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू कॉमन स्टॉक। मतलब क्या है बेसिकली, ये जनरली हमें लोअर इंटरेस्ट रेट इससे मिलता है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होता है ना कि ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर विल जनरली एक्सेप्ट द लोअर कूपन रेट ऑन द कन्वर्टेबल कंपेयर टू कूपन रेट compared with the coupon rate on the other आइडेंटिकल रेगुलर बॉन्ड्स बिकॉज इट इज कन्वर्जन फीचर। कन्वर्जन फीचर की वजह से जो बॉन्ड होल्डर होते हैं, जो बेसिकली बाई करते हैं बॉन्ड्स को, वह एग्री कर जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इस पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे भी इसको खरीदेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारा करेक्ट है। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर्स ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइस एज इक्विटी प्राइस कैन differ widely from given interest and different in that can be used as a hedge for inflation, ठीक है। ये भी हमारा सही था। तो ये हमारा हो गया क्या 2022 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2023 का हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।